द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 1848। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया और लुइस 18 फ्रांस का नया रूलर बना, जिसने पीपल के विश के अकॉर्डिंग रूल किया। 1830 में उसकी डेथ हो गई और चार्ल्स वहाँ का नया रूलर बना, जिसने कई तरह के रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए, जिस वजह से 1830 जुलाई 1830 में रेवोल्यूशनरीज और लिबरल्स ने साथ मिलकर वहाँ पर रेवोल्यूशन कर दिया और लुइस फिलिप को फ्रांस का नया एम्परर बनाया। इसके साथ ही पूरे यूरोप में इटालियन रीजन्स में ओटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में अपहीवल शुरू हो गए। इसीलिए तो मिटरनी कहता था, व्हेन फ्रांस इज नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब भी फ्रांस में कुछ होता है तो पूरे यूरोप में कुछ होने लगता है। और यहाँ तक कि 1848 में जब फ्रांस की फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुई और अपहीवल पूरे यूरोप में शुरू हो गया, तो मेटरनी को भी आसिया छोड़कर भागना पड़ा। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1832। ग्रीक ओटोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था, जहाँ पर 1821 से रेवोल्यूशनरीज लिबरल्स इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ग्रीक नेशनलिस्ट को पूरे यूरोप का, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप का पूरा सपोर्ट, पूरी सिंपथी मिल रही थी। बहुत सारे पोइट, बहुत सारे आर्टिस्ट इस बात को जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ग्रीस जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है, क्योंकि यूरोप आज जो भी है वो ग्रीस की वजह से, और इसमें कोई गलत भी नहीं था। ग्रीस ने पूरी दुनिया को बड़े बड़े फिलोसोफर दिए, साइंटिस्ट दिए, जिसमें से एक और इसको इस तरह से भी मोबिलाइज़ किया गया कि ग्रीस एक क्रिश्चियन मेजोरिटी की कंट्री है और वो एक मुस्लिम एम्पायर का हिस्सा कैसे हो सकती है। जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है लॉर्ड बायरन का, जो एक इंग्लिश के बहुत बड़े पोइट थे, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में खुद पार्टिसिपेट भी किया और उनकी डेथ 1824 में फीवर की वजह से हो गई। फाइनल यह इस्तांबुल, जिसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, यहाँ पर 1832 में एक ट्रीटी होती है और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री जाती है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन।